पेपर जिसमें 65 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के रहते हैं, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के रहते हैं व 20 क्वेश्चन किसके रहते हैं, यूपी जीके के रहते हैं। ठीक है, तो बढ़िया से सभी लोग आ जाइए, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जो है जुड़ सके। ठीक, बता दीजिए आवाज क्लियर आ रही है क्या? वॉइस स्लो है, एक मिनट रुकना। अब वॉइस ठीक है क्या? अब वॉइस ठीक है क्या? हेलो हेलो, अब आवाज आ रही है ना सही? एक मिनट, सरसराहट की आवाज आ रही है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाइए। हेलो हेलो हेलो, सरसराहट की आवाज आ रही है, एक मिनट एक मिनट। अब क्लियर है ना वॉइस? हेलो हेलो, चलिए बच्चों बताइए, अब क्लियर है आवाज क्या? वॉइस क्लियर है अब? हाँ जी सर, सब सही है। थोड़ा सा क्या है कि मोबाइल का कैमरा यूज करते हैं ना, इस वजह से लाइव क्लासेस में, इस वजह से वो आपका जो है दिक्कत होती है। सरसराहट, डॉक्टर अमित तिवारी, सरसराहट आ रही है। चलिए हम मोबाइल का कैमरा यूज करते हैं, इस वजह से वो आपका जो है दिक्कत होती है। नहीं, डॉक्टर अमित तिवारी, सरसराहट नहीं आ रही है। मेरे पास साउंड है, मैंने चेक कर लिया है। ठीक है,
अब वॉइस ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। ब्रह्मास्त्र आपका जो है 6वां ब्रह्मास्त्र आज हम चलाने वाले हैं, जिसमें 100 प्रश्न कराएंगे। 65 प्रश्न आपके कृषि के, 15 प्रश्न आपके जो है आपके कंप्यूटर के, और 20 प्रश्न जो है यूपी जीके के। नमस्ते सत्यम सिंह जी। अरे हमें पता है सत्यम सिंह जी, आप बस्ती से, जिला बस्ती। ये देखो ऑफर अभी भी चल रहा है 21 तारीख तक, और आपके जो 60 सेट पेपर है इसका पीडीएफ आपकी रिलीज कर दी गई है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आज है आपका डे 6। डे 6 में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? हमने डे 5 तक कवर कर लिया है, अभी तक डे 5 हो गया है। आज हमें करवाना है आपका डे 6, जिसमें हम पढ़ेंगे तिलहनी फसलें, फसल उत्पादन में, प्रिंटर, टैबलेट, मोबाइल का संचालन, उत्तर प्रदेश की कला व संस्कृति। ठीक, डे 6 आज हमें करवाना है। क्या कराना है? डे 6 में हम जो है नॉर्मली उत्तर प्रदेश की कला व संस्कृति पढ़ेंगे आज। ठीक, श्री गणेश, हाँ बिल्कुल श्री गणेश करते हैं आज की क्लास का। ठीक है, और सभी लोग देखो, आप लोग जुड़ते तो लेकिन एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करते हो। विजन एग्री एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, रजिस्टर कर लो। ठीक है, आपका जो है यूपी SSC AGTA बनने का सपना होगा साकार, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ। ठीक, आप कोई पीडीएफ फ्री में कर दो सर। देखो यार, फ्री में तो नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा देखो, ज्यादा चार्ज नहीं है हमारा, थोड़ा सा कम ही है, बहुत कम है, ज्यादा चार्ज नहीं ले रहे हैं, है ना। गुड इवनिंग। ठीक है, ज्यादा चार्ज नहीं है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। ठीक, यदि ज्वाइन करना चाहें तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपका जो है 21 तारीख से शाम को 4 बजे से डेली आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी रक्षाबंधन के बाद, क्योंकि आपको कल तो मैं थोड़ा सा निकल जाऊंगा कानपुर, और उसके बाद रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन के बाद 21 आपके अगस्त से आपकी कंटिन्यू आपकी यूपी जीके की क्लास, आपकी जो है एग्रीकल्चर की क्लास, और साथ ही साथ कंप्यूटर की क्लास, आपकी तीनों क्लासेस जो है कंटिन्यू चलेंगी। आपकी कब से? आपकी 21 अगस्त से। ठीक है, तो जो लोग ज्वाइन एडमिशन लेना चाह रहे हैं लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस में, वो एप्लीकेशन पर जाकर जो है परचेस कर सकते हैं। आपकी टेस्ट सीरीज भी शुरू कर दी है हमने। ठीक है, कृषि प्लस कंप्यूटर यूपी जीके, जिसमें आपके कुछ देखो, आपके सेक्शनल टेस्ट बहुत ज्यादा बनाए जा रहे हैं। आपके यूपी जीके को, कंप्यूटर के बहुत सारे टेस्ट आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, और फिर है आपका कृषि प्राविधिक सहायक के लिए भैया आपके देखो टेस्ट कंप्लीट सिलेबस पीडीएफ बंडल, जो नोट्स हैं आपके कृषि, कंप्यूटर और यूपीजी के, मात्र 499 में। इसमें भी आपका अभी 15% डिस्काउंट चल रहा है। वैसे तो ये आप 999 है, ऑलरेडी 50% डिस्काउंट है। 21 अगस्त तक जो है आप इसको लगाओगे तो आपको ये 400 रुपये में मिल जाएंगे। ये 499 प्राइस दिखा रहा है ना, 499 दिखा रहा है ना, तो यहाँ पर देख लो 500 का आप निकाल लो 15%, 15 5 75। ठीक, तो लगभग आपको ये पड़ जाएगा 425 का या 400 रुपए का। ठीक, 425 में ये आपको मिल जाएगा। ये ऑफर केवल आपका 21 अगस्त तक के लिए, और सभी कोर्सेस में है 425। सभी कोर्सेस में आपको VAA 15 अप्लाई करना है, VAA 15 कोड अप्लाई करना है। आपको बढ़िया से स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, है ना। आपको ज्यादा कहीं भटकने की जरूरत है नहीं। विजन एग्री एकेडमी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे सिलेबस है वैसे वैसे टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको जो है नोट्स प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको कोड लगाना है VAA 15, VAA 15, एक कूपन कोड लिख लो। ठीक, और ये कोड लगाओगे तो चाहे आप टेस्ट सीरीज खरीदो, कोई भी कोर्स खरीद लो, आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो ऑलरेडी आपका 50% डिस्काउंट है। ठीक है, 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपने सेट पेपर की ओर। आज के सेट पेपर में सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 6 है। ठीक, सबसे पहले पार्ट है आपका कृषि। ठीक, सबसे पहला पार्ट क्या है आपका? कृषि, एग्रीकल्चर।
सभी लोग शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और पहले प्रश्न के साथ श्री गणेश करते हैं। संजीव फ्रॉम पीलीभीत, नमस्कार। मेरा भी नाम संजीव है ना। चलिए शुरू करते सेशन को। पहला प्रश्न है आपका बच्चों, लिखा हुआ है अलसी किस परिवार से संबंधित है? अलसी या लिनसीड किस परिवार से संबंधित है? लेग्यूमिनेसी, लिनेसी, मालवेसी, ग्रेमनी। आपकी जो अलसी है किस परिवार से संबंधित है? आंसर कीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही आंसर यहां पर? ए, बी, सी या फिर डी। आपका जो लिनसीड है किस परिवार से संबंधित है? सी। अजय पटेल, सी नहीं है भैया, लिनेसी से है। लिनिएसी परिवार का है। लिनसीड किसका है? लिनेसी। आपका मालवेसी में कौन आता है? आपका जूट आता है, कपास आती है, भिंडी आती है, ये किसमें आते हैं? मालवेसी में आते हैं, है ना। आगे बात करें अगले प्रश्न की। तिल की सामान्य बुआई के लिए बीज दर है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 10 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर। जो आपका बीज दर होती है किसकी? तिल की, वो सामान्य बुआई के लिए कितनी बीज दर चाहिए होती है? ऑप्शन बी 5 से 6। पहले का बी आंसर हो रहा है, ठीक है। आपकी जो ऑनलाइन क्लास है या सेट पेपर है जो ब्रह्मास्त्र, वो भी आपका 21 अगस्त से ही चलेगा। ब्रह्मास्त्र भी आपका 21 अगस्त से ही चलेगा। अभी आपका जो है रक्षाबंधन की छुट्टी दी जा रही है आपको, है ना। इतने में आप लोग जो पिछले सेट पेपर दिए हुए हैं उनको कवर कीजिए, ठीक। सेकंड ए नहीं है भैया, यहां पर सही आंसर है 3 से 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तिल की सामान्य बुआई के लिए हमें 3 से 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, तिल का संबंध किस परिवार से है? लेग्यूमिनेसी से, पेडलिएसी, मालवेसी या ग्रेमनी। तिल का संबंध किस परिवार से है? ए, बी, सी या फिर डी। ए, बी, सी या फिर डी। जो आपकी तिल है बच्चों वो किसकी है? पेडेलिएसी फैमिली की है। किस परिवार से है? पेडेलिएसी परिवार से है। तिल किससे? पेडेलिएसी, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 दिया है, मूंगफली की कौन सी प्रजाति ग्रीष्म में उगाई जाती है? मूंगफली की कौन सी प्रजाति ग्रीष्म काल में उगाई जाती है? अवतार, चित्रा, चंदा या अंबर। ग्रीष्मकालीन प्रजाति कौन सी है या किस्म कौन सी है आपकी जो है मूंगफली की? ग्रीष्मकालीन किस्म बता दो भैया, ए, बी, सी या फिर डी। ए, बी, सी या फिर डी, जल्दी से आंसर कीजिए। जल्दी से आंसर कीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा? 4D। अंबर नहीं है बच्चों, यहां पर अंबर सही आंसर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अंबर सही आंसर नहीं होगा। यहां पर जो सही आंसर है बच्चों वो है आपका अवतार। अवतार जो है मूंगफली की कौन सी प्रजाति है? ग्रीष्म में उगाई जाने वाली प्रजाति अवतार। श्री चौधरी जी नमस्ते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, मूंगफली के दानों में वसा या तेल की प्रतिशत मात्रा होती है? 20%, 30%, 40% या 50%। आपका जो मूंगफली होता है उसमें कितने परसेंट ऑयल होता है? कितने प्रतिशत ऑयल होता है? आपकी जो मूंगफली है कितने प्रतिशत ऑयल या फिर कहें तेल पाया जाता है? कितने परसेंट तेल पाया जाता है मूंगफली में?
लिख दीजिए आंसर। लिख दीजिए आंसर, ए बी सी या फिर डी। 5B, बी 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 नहीं है भैया। आपकी जो मूंगफली होती है उसमें 46 से 58% ऑयल की मात्रा होती है, तेल की मात्रा होती है। कितनी होती है मूंगफली में तेल? आपका जो है 46 से 58 के बीच। तो सही आंसर यहां पर क्या होगा? ऑप्शन डी, 50%। आपका जो ऑयल परसेंटेज होता है वो आपका कितना होगा? 50%। 46 से 58, आप जो है ऑथेंटिक सोर्स देख लेना, 46 से 58 है। एक बार एएफओ में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। 20% जो कर रहे हैं वो गलत है। अशोक कुमार पटेल, अजय पटेल सी लिख रहे हैं। इसका आंसर आपका डी है बच्चों। 48 से 50 जो है ऑयल परसेंटेज होता है, ठीक। आजमगढ़ की धरती से प्रणाम गुरुजी। आपका प्रणाम स्वीकार है ललितपुर की धरती से। आप भी क्या बच्चे हो। हाँ, 26% प्रोटीन होता है। देखो लखीमपुर खीरी वाले भैया लिख रहे हैं मूंगफली में 26% प्रोटीन होता है। बिल्कुल सही, 26% तो इसमें प्रोटीन होता है और 46 से 58% क्या होता है बच्चों? इसमें आपका जो है ऑयल पाया जाता है, ऑयल परसेंटेज। तो यहां पर एवरेज लेके चलें तो 50 सही आंसर होगा, ठीक। डी आंसर सही आंसर होगा। हाँ, मूंगफली में कैल्शियम की कमी से दाना नहीं बनता। क्या कहते हैं? जब दाना ना बने मूंगफली में तो उसे क्या कहते हैं? पॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पॉपिंग, ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। बताइए आंसर। आपका जो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? किस राज्य में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ए बी सी या फिर डी। जल्दी से आंसर कीजिए। देखो बच्चों के आंसर 6 डी, बी, गुजरात। बिल्कुल सही। गुजरात जो है सर्वाधिक उत्पादन करता है किसका? मूंगफली का। अब ये बता दो, जो आपका नेशनल रिसर्च सेंटर है किस पर? ग्राउंडनट पर पहला एनआरसी खोला गया था, या फिर कहें आपका जो है राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, या फिर कहें आपका जो है मूंगफली पर राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान जूनागढ़ गुजरात के अंदर है। कहां पर है बच्चों? जूनागढ़ गुजरात के अंदर, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली की फसल में जब खूंटियां या पैग मिट्टी वृद्धि करती है तो वे बनाती हैं जड़ें, तने, कंद या फलियां। देखो यहां पर आई है बात पैग की। पैग क्या होते हैं बच्चों? मूंगफली के अंदर गायनोफोर होते हैं। कभी कभार आपसे पूछा जाता है कि गायनोफोर जो है पैग कहा जाता है, ठीक। आपके जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर से क्या बनते हैं? पैग बनते हैं। और ये पैग मिट्टी में जब पेनिट्रेट करते हैं तो उसे हम पैगिंग कहते हैं। और पैग से हमारा क्या बनता है बच्चों? फलियां बनती हैं। क्या बनती हैं? फलियां, पोड बनती है। आपकी जो नीचे मिट्टी के अंदर जो जो फली बनती है वो पैग के कारण बनती है ना। मूंगफली के दाने में कड़वापन एफ्लाटॉक्सिन के कारण होता है। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक। तो यहां पर जो है पैक से या फिर खूंटियों से क्या बनता है? आपका फलियां बनती हैं। क्या बनती है बच्चों? फलियां बनती हैं। अगला प्रश्न है, मूंगफली की खेती के लिए मृदा मांग है बलुई दोमट, मटियार दोमट, चिकनी दोमट, चिकनी मटियार दोमट। कैसी फसल? हाँ, टिक्का रोग, अगेती, सर्कोस्पोरा, रेचिडिकोला, पछेती, सर्कोस्पोरा जो है प्लाज्मो क्या लिखे हो? पर्सोनेटम। अरविंद राज लखीमपुर खीरी, आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से आंसर कर रहे हैं, है ना। 7D 8 का बताइए आंसर। कैसी मिट्टी चाहिए होती है? देखो आपकी जो मूंगफली होती है उसे कैसी चाहिए? सैंडी सॉइल चाहिए होती है। कैसी चाहिए? सैंडी। तो बलुई दोमट
ठीक। कैसी? बलुई दोमट मृदा क्या होती है? उपयुक्त होती है आपके किसके लिए? मूंगफली की खेती के लिए। कैसी? बलुई दोमट मृदा। बलुई दोमट मृदा जो है उपयुक्त होती है आपकी मूंगफली की खेती के लिए। अगला क्वेश्चन है, तिल के फाइलोडी रोग का वाहक कीट है। जो आपका फाइलोडी रोग होता है तिल के अंदर, माइकोप्लाज्मा के कारण होता है, उसका जो वाहक है वो कौन है? माइकोप्लाज्मा, सफेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई, लीफ माइनर या एफिड। जो आपका ये कहें तिल में फाइलोडी रोग होता है उसका वाहक कौन है? तो भैया उसका वाहक क्या है आपका? जो है लीफ माइनर। क्या है बच्चों? लीफ माइनर जो है आपका ऑप्शन सी तिल के फाइलोडी रोग का वाहक है। जो फाइलोडी रोग होता है आपका तिल में, वो किसके कारण होता है बच्चों? माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। किसके कारण होता है बच्चों? माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सफेद रोली या रस्ट किस फसल का मुख्य रोग है? सरसों का, चना, बाजरा या गेहूं। व्हाइट रस्ट किसका जो है आपका, या सफेद रोली रोग जो है किसका मुख्य रोग है आपका? जो है से इसका जो साइंड या पैथोजन है वो है आपका एल्बिडो कैंडिडा। एल्बिडो कैंडिडा जो है इसका, अशोक कुमार पटेल, डी डी डी, इतना डी लिख दिया और गलत भी लिख दिया है ना? अशोक कुमार जी, गेहूं का नहीं होता है एल्बिडो कैंडिडा, बता दिया ना, सरसों है। सरसों के अंदर होता है आपका, है ना? सफेद रोली या व्हाइट रस्ट जो डिजीज होती है, रोग होता है, किसके अंदर होता है आपको बच्चों? सरसों के अंदर होता है। किसके अंदर होता है बच्चों? सरसों के अंदर, मस्टर्ड के अंदर होता है। ठीक है, याद रखना, कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, सरसों का रोग है ये। किसका है? सरसों का रोग है। ठीक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, पेंटेड बग किस फसल का मुख्य कीट है? अलसी का, सरसों का, कपास या कुसुम। पेंटेड बग किस फसल का मुख्य कीट है? बताइए आंसर, ए, बी, सी या फिर डी। पेंटेड बग किस फसल का मुख्य कीट है? तो भैया वो किसका मुख्य कीट है आपका? सरसों का। जो पेंटेड बग है वो किसका मुख्य कीट है आपका? सरसों का है। आप लोग बढ़िया से विजन एग्री एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन विजन एग्री एकेडमी पर आपको जो है डेली करंट अफेयर जो है, कुछ आपके फ्री क्विजेस भी आपको मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज भी फ्री मिल जाती है। ठीक है, तो बढ़िया से ज्वाइन करिए विजन एग्री एकेडमी को। ठीक है, और कुछ पीडीएफ्स भी हम कोशिश करेंगे आपका। देखो अभी हमें ब्रेक चाहिए आपका जो है, बेसिकली 17 को तो मैं निकलूंगा, तो 19 को मैं आ पाऊंगा। तो 19, 20 और 21 से क्लास आपकी कंटिन्यू है। 2 दिन ही मुझे मिल रहे हैं। 2 दिन में आपके लिए जितना बेस्ट कर पाएंगे। और रक्षाबंधन बाद आपके लिए एक खुशखबरी है ये, कि प्रिंटेड बुक्स के ऑर्डर या प्रिंटेड नोट्स के ऑर्डर आपके स्टार्ट हो चुके हैं, हो जाएंगे। ठीक है, कब से? रक्षाबंधन के बाद आपको प्रिंटेड नोट्स कंप्लीट एग्रीकल्चर के प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, प्रिंटेड फॉर्म में, जिसको प्रिंटेड चाहिए है, ठीक है, उस फॉर्म प्रिंटेड फॉर्म में आपको उपलब्ध करवा देंगे मिनिमम कॉस्ट में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रताप C50 किस्म है तिल, चना, बाजरा या गेहूं की? आपकी जो प्रताप है C50 जो किस्म है, किस फसल की किस्म है? ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से आंसर कर दीजिए बच्चों। आपकी जो प्रताप C50 है वो किसकी किस्म है बच्चों? आपकी जो है तिल की किस्म है। किसकी है बच्चों? तिल की किस्म है। किसकी किस्म है बच्चों? तिल की किस्म है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
सरसों अनुसंधान निदेशालय द्वारा विकसित सरसों की प्रथम संकर किस्म है NRCHB 101, NRCHB 506, CDR जो है 601 और NRCDR 02। बताइए आंसर क्या होगा। सरसों अनुसंधान निदेशालय द्वारा विकसित सरसों की प्रथम संकर किस्म कौन सी है। 12A बिल्कुल सही। 13 का आंसर कर दो। तो भैया NRCHB 506 जो है सरसों अनुसंधान निदेशालय द्वारा विकसित सरसों की प्रथम संकर किस्म है। किसकी? सरसों की प्रथम संकर किस्म है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है आपका, अफ्लाटॉक्सिन, क्या बच्चों? अफ्लाटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ किस फसल से संबंधित है? सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों या मूंगफली। अफ्लाटॉक्सिन जो आपका नामक जो टॉक्सिन विषैला पदार्थ है वो किससे संबंधित है? बताइए आंसर। ए, बी, सी या फिर डी, किससे संबंधित है अफ्लाटॉक्सिन? जल्दी से आंसर कर दो। मूंगफली। देखो इंद्रेश राज लखीमपुर खीरी से आंसर कर रहे हैं मूंगफली। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। भरतपुर 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 14 का डी, मूंगफली, बिल्कुल सही आंसर है। अफ्लाटॉक्सिन जो है एस्परजिलस फ्लेवस नामक जो फंगस होता है, अफ्लाटॉक्सिन किससे कौन प्रेरित करता है आपका? एस्परजिलस फ्लेवस, जो एक तरह की क्या होती है? फफूंद होती है, जिसके कारण जो है मूंगफली में क्या होता है? कड़वापन होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूंगफली में कड़वापन किसके कारण होता है? अफ्लाटॉक्सिन के कारण। कारक क्या है आपका? जो है एस्परजिलस फ्लेवस फंगस या कवक। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये मूंगफली, यहां पर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? सूरजमुखी कंपोजिटी, अरंडी कंपोजिटी, कपास मालवेसी और गन्ना ग्रेमनी। बताइए आंसर। कौन सा जो है यहां पर सुमेलित नहीं है? कौन सा यहां पर मेल नहीं खा रहा है? बताइए आंसर। ए, बी, सी या फिर डी। ए, बी, सी या फिर डी, जल्दी से आंसर कर दीजिए। कौन सा जो है आपका मैच नहीं कर रहा है? सी, बिल्कुल सही। आपका जो देखो सूरजमुखी कंपोजिटी में आता है, कपास मालवेसी में आता है, गन्ना ग्रेमनी में आता है, अरंडी किस में आता है? U4VAC में आता है। U4VAC में आता है। अरंडी किस में आता है बच्चों? U4VAC में आता है ना? U4VAC। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, राई या सरसों की खेती में बिना लागत तकनीक, नॉन मॉनेटरी टेक्नोलॉजी कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, 16वां प्रश्न है, लिखा हुआ है, राई सरसों की खेती में बिना लागत तकनीक, नॉन मॉनेटरी टेक्नोलॉजी कौन सी मानी जाती है? उचित समय पर बुआई, कम सिंचाई के साथ, उचित समय पर बुआई एवं बिरलीकरण, संस्तुत प्रजाति का चुनाव तथा उचित समय पर बुआई, संस्तुत प्रजाति का चुनाव तथा प्रभावकारी खरपतवार प्रबंधन। कौन सा जो है आपकी बिना लागत तकनीक है आपकी किसके अंदर? आपकी सरसों के अंदर। राई या सरसों के अंदर? राई या सरसों के अंदर। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए, बी, सी या फिर डी। 15 सी। सी, देखो 15 का तो सी सही आंसर है। आगे बताइए।
सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? 16 का देखो डी लिख रहे हैं, 16 का, हाँ अरुणा उत्परी, 16 का यहाँ पर सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, संस्तुत प्रजाति का चुनाव तथा उचित समय पर बुआई। संस्तुत प्रजाति का चुनाव, कंफ्यूजन बहुत रहता है, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन दूर करेंगे। संस्तुत प्रजाति का चुनाव तथा उचित समय पर बुआई जो है सरसों की या राई की बिना लागत तकनीक कौन सी मानी जाती है? तो वो है संस्तुत प्रजाति का चुनाव तथा उचित समय पर बुआई। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, अलसी को सामान्यतः जाना जाता है, अलसी को सामान्यतः जाना जाता है फ्लैक्स, अनाज की रानी, मिलेट, इनमें से कोई नहीं। अलसी को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से आंसर कीजिए बच्चों, ए बी सी या फिर डी। बताइए आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। 17 का ए बिल्कुल सही, फ्लैक्स। जब आपकी जो है, जब आपका ये कहें रेसे के लिए अरंडी का प्रयोग, सॉरी अलसी का प्रयोग किया जाता है रेसे के लिए, तब उसे हम क्या कहते हैं? फ्लैक्स कहते हैं, तब उसे फ्लैक्स कहते हैं, तब उसे क्या कहते हैं बच्चों? फ्लैक्स कहते हैं। जब हमारा जो है अलसी का प्रयोग आपके रेसे के लिए किया जा रहा है, किसके लिए? रेसे के लिए, तने के लिए, सॉरी आपके जो है फाइबर के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्लैक्स कहते हैं। ठीक, अनाज की रानी कौन है? मक्का है। अनाज की रानी कौन है? मक्का है। अनाज की रानी कौन है बच्चों? मक्का है। ठीक, अनाज की रानी किसे कहा जाता है? मक्का को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, हस 350, हस 350 किस फसल की प्रजाति है? हस 350 किस फसल की प्रजाति है? जल्दी से आंसर कीजिए, हस 350 किस फसल की प्रजाति है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अलसी, ऑप्शन बी है आपका जो है कुसुम, ऑप्शन सी है आपका तिल, ऑप्शन डी है मूंगफली। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर? हस 350 किस फसल की प्रजाति है? ए बी सी या फिर डी। 17 का सी, गेहूं। गेहूं तो गेहूं कहां से आ गया भाई यहाँ पर? आज हमारे दलहनी फसलों वाला टेस्ट पेपर है, सीरीज कौन सी है? दलहनी फसलों की है। ठीक है, 17 का सी, मिलेट नहीं है भैया, थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, मिलेट नहीं है। मनोज प्रजापति। 18 बी कुसुम, बिल्कुल सही। जो आपकी हस 350 है, किसकी किस्म है बच्चों? कुसुम की प्रजाति है। किसकी है? कुसुम की प्रजाति है। ठीक, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता है, कुसुम। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है, सरसों में कितने पुंकेसर पाए जाते हैं? 5, 6, 8 या 7? सरसों में कितने पुंकेसर पाए जाते हैं? सरसों में कितने पुंकेसर पाए जाते हैं? आपके जो है 5, 6, 8 या फिर 7? जल्दी से आंसर कीजिए, कितने पुंकेसर पाए जाते हैं सरसों में? दलहनी फसलों में खरपतवार रोकथाम के लिए पेंडिमिथालिन, हाँ बताइए कितने पुंकेसर होते हैं? ये जो क्वेश्चन है आपके बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से है, यहाँ पर प्रीवियस में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, 6 आंसर कर रहे हैं लखीमपुर एक्स एक टीम, और जो है इंद्रेश राज भी 6 आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही। सरसों में कितने पुंकेसर पाए जाते हैं? आपके 6 पाए जाते हैं। ठीक, निम्न में से कौन सी प्रजाति सरसों से संबंधित है? CSH 4, जनक, गंगा 5, वरुणा। किस किस्म का संबंध जो है सरसों से है? निम्न में से कौन सी प्रजाति सरसों से है? निम्न में से कौन सी प्रजाति सरसों से है? निम्न में से कौन सी प्रजाति सरसों से है?
बताइए आंसर ए, बी, सी या फिर डी। कौन सी प्रजाति सरसों से है? देखो 20 का आंसर आने लगा है। अशोक कुमार पटेल ने आंसर कर दिया है। क्या है आंसर यहाँ पर आपका जो है बरूणा। ठीक, कौन सी किस्म जो है सरसों से संबंधित आपकी बरूणा। बरूणा देखो सभी ने लिख लिया बरूणा। अगला प्रश्न है सरसों के पौधे की फली के नाम से जाना जाता है कैप्सूल, बेरी, सिलिक्वा या ड्रुप। सरसों के फूल को फली को किस नाम से जाना जाता है? आपका कैप्सूल, बेरी, आपका जो है सिलिक्वा या ड्रुप। सरसों के फूल को क्या कहा जाता है? सॉरी, फली को क्या कहा जाता है? सरसों की फली को क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर कीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। तो बच्चों सरसों की फली को हम क्या कहते हैं? सिलिक्वा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सिलिक्वा कहते हैं। क्या कहा जाता है? सिलिक्वा कहा जाता है। ठीक, कैप्सूल किस में होता है? तिल। तिल का जो फल होता है या फली होता है उसे क्या कहा जाता है? सिलिक्वा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलिक्वा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा वनस्पतिक तेल हृदय रोगियों के लिए अच्छा होता है? मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल या सूरजमुखी का तेल? कौन सा तेल जो है हृदय रोगियों के लिए अच्छा होता है? अब भैया अच्छा तो देखो महंगा होगा जो, वो अच्छा भी होगा। सरसों का तेल हमें आसानी से मिल जाता है, सोयाबीन का जो है सस्ता है। महंगा किसका है? सूरजमुखी का, है ना। तो जो सूरजमुखी या सनफ्लावर का तेल होता है या सूरजमुखी का जो ऑयल होता है, उसका जो एक एक ऑयल होता है वो हृदय रोगियों के लिए क्या माना जाता है? अच्छा माना जाता है। क्या माना जाता है? अच्छा माना जाता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 23, 23वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी तिलहनी फसल है? मूंगफली, आलू, तंबाकू, चना। तो देखो सभी को पता है तिलहनी फसल कौन सी है? मूंगफली है। आलू कैसी है? नगदी फसल है। तंबाकू कैसी है? नगदी फसल है। चना कैसी है? दलहनी फसल है ना। तो यहाँ पर आपकी तिलहनी फसल क्या हो गई? मूंगफली। अगला क्वेश्चन, कौन मूंगफली से संबंधित नहीं है? उत्पत्ति ब्राजील, क्रोमोजोम 40, पिंक बीमारी, टिक्का बीमारी। कौन सा जो है मूंगफली से संबंधित नहीं है? ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से आंसर कर दीजिए बच्चों, ए, बी, सी या फिर डी। कौन जो है मूंगफली से संबंधित नहीं है? तो देखो यहाँ पर मूंगफली से संबंधित कौन सा नहीं है? देखो उत्पत्ति स्थान ब्राजील है, सही है। क्रोमोजोम 40 होता है, ये भी सही है। टिक्का बीमारी आपकी जो है अगेती व पचेती जो सा लगता है, ये भी सही है भैया। अब बचा क्या? आपका पिंक बीमारी, बिल्कुल सही। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, प्यूफा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। बहुत अच्छे अरविंद राय जी। अगला क्वेश्चन है तारामीरा किस परिवार का पौधा है? तारामीरा किस परिवार का पौधा है? लेग्यूमिनेसी, क्रूसीफेरी, मालवेसी या ग्रेमनी। तारामीरा किस परिवार का पौधा है? तारामीरा किस परिवार का पौधा है? ए, बी, सी या फिर डी। जो आपका तारामीरा है किस परिवार का है बच्चों? आपके क्रूसीफेरी से। किससे बच्चों? क्रूसीफेरी से। ठीक। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहन फसल है सरसों, चना, बाजरा, गेहूं। तो भैया यहाँ पर तिलहन फसल तो एक ही दी गई है, तो वो कौन सी है? सरसों। उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहन फसल जो है बच्चों वो क्या है? आपकी सरसों है। क्या है? सरसों है। ठीक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, 27वां प्रश्न है पैगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है मूंगफली में, गन्ना में, बाजरा या गेहूं। पैगिंग किस में होती है? तो देखो सभी को पता है पैगिंग किस में होती है बच्चों? मूंगफली में होती है। जो आपके गायनोफोर होते हैं या फिर कहें पुष्प, पहले तो देखो फ्लावरिंग होती है, फ्लावर से आपके बनते हैं गायनोफोर। गायनोफोर जो है एक आपकी नुकीली संरचना होती है, या फिर सुई नुमा संरचना होती है, जो आपकी मिट्टी चढ़ाते हैं। किस लिए चढ़ाते हैं? ताकि अधिक से अधिक आपकी क्या बने? मूंगफली बने, है ना। तो जब हम मिट्टी चढ़ाते हैं तो वो पैग जो है या फिर कहें जब पैग जो है अंदर मिट्टी में पेनिट्रेट करते हैं, किससे? फ्लावर से। या फिर कहें गायनोफोर जो होते हैं या पैग जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं? मिट्टी के अंदर जाते हैं। ठीक। तो
तो उनसे क्या बनती है, फली बनती है। और जब ये पैग मिट्टी के अंदर प्रवेश कर रहे होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों, पैगिंग कहा जाता है। मूंगफली में होती है यह, ठीक है, किसमें होती है, मूंगफली में, पैगिंग कहा जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, मूंगफली की कौन सी प्रजाति गुच्छेदार है? टाइप 25, टाइप 28, टाइप 32, टाइप 99। दो प्रजातियां होती हैं, एक तो आपकी फैलने वाली प्रोक्यूम्बेंस और एक होती है आपकी गुच्छे वाली, है ना। अरेचिस हाइपोजिया फेस्टिजियाटा जो है आपकी गुच्छे वाली होती है, और अरेचिस हाइपोजिया प्रोक्यूम्बेंस जो होती है वो आपकी फैलने वाली होती है। हाँ, पैगिंग मूंगफली 50 से 55 दिन में आता है, होती है, ठीक। तो बताइए आंसर ए, बी, सी या फिर डी। बात करें बच्चों यहाँ सही आंसर की, टाइप 32, टाइप 32 जो है आपकी कैसी है, गुच्छे वाली किस्म है मूंगफली की। अगला प्रश्न है बच्चों, सोयाबीन में उपयुक्त बीज दर कितनी होती है? 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 45 से 55 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 60 से 65 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सोयाबीन की बीज दर बता दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। सोयाबीन की उपयुक्त बीज दर कितनी होती है? बताइए आंसर। सोयाबीन में उपयुक्त बीज दर कितनी होती है? 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 45 से 55 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 60 से 65 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर हो जाता है। 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है आपका क्या होता है, बीज दर होती है सोयाबीन की। 60 से 70 नहीं होती है अशोक कुमार जी, 70 से 80 के बीच होती है। कितना? 70 से 80। ऑप्शन डी यहां पर सही होगा, सी नहीं होगा, डी 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 आंसर यहां पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 दिया हुआ है, संकर सूरजमुखी की बीज दर है 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 7 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 9 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 11 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। संकर जो सूरजमुखी होता है उसकी बीज दर कितनी होती है? स्मॉल दाने के लिए, जो नॉर्मल तो देखो 70 से 80 ही होती है आपकी, है ना। आपको जो संकर सूरजमुखी है, हाइब्रिड आपकी जो वैरायटी होती है सूरजमुखी या सनफ्लावर की, तो उसकी बीज दर कितनी होती है बच्चों? आपकी जो है 7 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सूरजमुखी की बीज दर कितनी होती है? 7 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, संकर सूरजमुखी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन किस कुल का पौधा है? लेग्यूमिनेसी, पेडिलिएसी, मालवेसी या ग्रेमनी। सोयाबीन किस कुल का पौधा है? तो भैया है तो आपकी दलहनी फसल, लेकिन आता किसमें? लेग्यूमिनेसी परिवार से है। आपकी जो है तो तिलहनी फसल, आपकी तेल वाली फसल, लेकिन ये किसमें आती है? आपकी नॉर्मली लेग्यूमिनेसी या दलहनी कुल में आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? अरहर, मूंग, सोयाबीन, उर्द। तो भैया सोयाबीन के अंदर सर्वाधिक क्या होती है? प्रोटीन होती है। सर्वाधिक प्रोटीन किसमें होती है? आपकी जो है सोयाबीन में। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 33। 33वां प्रश्न दिया हुआ है, सामान्यतः सोयाबीन बीज में होता है 20% तेल व 42% प्रोटीन, 20% तेल व 20% प्रोटीन, 40% तेल या 40% प्रोटीन, 40% तेल या 20% प्रोटीन। बताइए आंसर। आपको जो सामान्यतः सूरजमुखी होता है उसमें क्या होता है? सॉरी, सोयाबीन में, सामान्यतः सोयाबीन में बीज में कितना जो है प्रोटीन होता है, कितना आपका ऑयल होता है? देखो प्रोटीन तो 40 से 42 लिख दिया है ना, तो यहाँ पर तेल कितना? 20%। ऑप्शन ए जो सोयाबीन का बीज होता है उसमें 20% तो तेल होता है और 42% क्या होता है बच्चों? प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है, सूरजमुखी के बीज को कहते हैं अकेन, कैरियोप्सिस, नट या सीजोकाप।
जो आपका फ्लावर होता है किसका, सूरजमुखी का, सॉरी बीज होता है, जो सूरजमुखी का बीज होता है उसे क्या कहते हैं, सूरजमुखी के बीज को क्या कहते हैं, ए बी सी या फिर डी, जल्दी से आंसर कीजिएगा। सूरजमुखी के बीज को हम जो कहते हैं क्या कहते हैं, एकेन कहते हैं, क्या कहते हैं, एकेन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मॉडर्न किस फसल की एक किस्म है, मॉडर्न किस फसल की एक किस्म है, सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों या मूंगफली। तो आपकी जो मॉडर्न है बच्चों, मॉडर्न किसकी आपकी जो है किस्म है, आपकी जो है सूरजमुखी की, किसकी है बच्चों, सूरजमुखी की। मॉडर्न किस फसल की एक किस्म है, सूरजमुखी की है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 36। 36वां प्रश्न है, सरसों की फसल में माहू या एफिड पर नियंत्रण पाया जा सकता है मेलाथियान के प्रयोग से, बीटावैक्स के प्रयोग से, थायरम के प्रयोग से, डाईएथेन जेट के प्रयोग से। किसके प्रयोग से सरसों के एफिड या फिर कहे माहू को नियंत्रित किया जा सकता है, बताइए आंसर। आपका जो मेलाथियान है किसका प्रयोग करना है, मेलाथियान के प्रयोग से माहू को, सरसों में माहू को कंट्रोल किया जा सकता है, किसके प्रयोग से बच्चों, मेलाथियान के प्रयोग से। अगला क्वेश्चन है, तिलहनी खली, खाली नहीं है खली है, क्या है बच्चों, खली। तिलहनी जो खली होती है, ठीक, तिलहनी खली जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिकतम होती है, किस खली में जो है या फिर कहें किसकी खली में सर्वाधिक मात्रा में आपका जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन ए है मूंगफली, ऑप्शन बी है सरसों, ऑप्शन सी है कैस्टर या अरंडी, ऑप्शन डी है आपका जो है सोयाबीन। किसकी खली, खली क्या जानते हो, ऑयल केक्स, ऑयल केक जो है किस में सर्वाधिक जो है नाइट्रोजन होता है, तो भैया मूंगफली की खली में सर्वाधिक नाइट्रोजन होता है। किस तिलहन फसल की खली में सर्वाधिक नाइट्रोजन होता है, तो मूंगफली। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 38 दिया हुआ है, पूसा जय किसान काय क्लोनीय है, मूंगफली की, सरसों की, नीम या अलसी। पूसा जय किसान जो सरसों की सबसे पहली किस्म जो भारत में विकसित की गई थी, कौन सी है, पूसा जय किसान है, काय क्लोनीय है, किसकी, सरसों, किसकी प्रजाति है बच्चों, सरसों की, ऑलरेडी बता दिया किसकी प्रजाति है, किसकी किस्म है, सरसों की है। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन वाला प्रदेश है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो सर्वाधिक सरसों का उत्पादन कहां पर होता है बच्चों, राजस्थान के अंदर होता है। कहां पर होता है बच्चों, राजस्थान के अंदर होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सी बीमारी मूंगफली की है, लाल सड़न, टिक्का रोग, ब्लैक आम या ढीला कंडवा। तो देखो टिक्का रोग, पछेती झुलसा और अगेती झुलसा, पछेती झुलसा और अगेती झुलसा दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, टिक्का रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, टिक्का रोग। और टिक्का रोग किस में लगता है, मूंगफली में लगता है, और मूंगफली का प्रमुख रोग है बच्चों टिक्का रोग। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है, सरसों का श्वेत फफोला रोग, व्हाइट रस्ट, जो एल्ब्यूगो कैंडिडा रोग जनक द्वारा होता है, किस वर्ग में आता है, बेसिडियोमाइसिटिस, स्टोमाइसिटिस, ओमाइसिटिस या इनमें से कोई नहीं। आपका जो एल्ब्यूगो कैंडिडा है एक तरह की आपकी फंगस होती है, वो किस कुल में या फिर कहें किस वर्ग में आता है, बताइए आंसर, ए बी सी या फिर डी। यूमाइसिटिस के अंदर, किसके अंदर आता है बच्चों, यूमाइसिटिस के अंदर आता है। कौन आपका जो है सरसों का श्वेत फफोला रोग। अगला क्वेश्चन,
फाइलोडी तिल का प्रमुख रोग है, इस रोग का वाहक, ये द्वारा से आपका जो है रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन द्वारा से रिपीट हो गया। इसको हमने पहले भी बता चुके हैं। ये किससे फैलता है? आपका जैसिड से। रोग वाहक क्या है इसका? जैसिड है। आपका जो सरसों का तिल का फाइलोडी रोग होता है, उसका वाहक कौन है? आपका जो है जैसिड या लीफ माइनर। ठीक, जैसिड या लीफ माइनर है। वहां पर आपका जो ऑप्शन में लीफ माइनर था, यहाँ पर आपका जैसिड है। जैसिड या लीफ माइनर जो है तिल के फाइलोडी रोग का क्या होता है? वाहक होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सूरजमुखी किस तत्व का सूचक होता है? नाइट्रोजन, जिंक, बोरोन या फास्फोरस? तो बोरोन का सूचक होता है। आपका जो सूरजमुखी होता है किसका सूचक पौधा है? आपका बोरोन का सूचक होता है। किसका सूचक होता है बच्चों? बोरोन का सूचक होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रश्न नंबर 44 है, सोयाबीन में कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? राइजोबियम फैसियोली, राइजोबियम ग्लाइसिकम, राइजोबियम जैपोनिकम, राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम। देखो, सारी दलहनी फसलों में तो कौन करता है? राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम करता है। कौन करता है? राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम। लेकिन लेग्यूमिनिसोरम, और बात करें आपके जो है सोयाबीन की, तो सोयाबीन में जो है राइजोबियम जैपोनिकम का प्रयोग किया जाता है ना। तो आपका जो है ऑप्शन सी, राइजोबियम जैपोनिकम जो है प्रयोग किया जाता है। किसका? आपका जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। किसके अंदर? आपका जो है सोयाबीन के अंदर। सोयाबीन क्या है? एक तरह की दलहनी कुल का पौधा है। तो दलहनी है तो भैया राइजोबियम जैपोनिकम का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस यौगिक को गन्ना पकाने या शुगर केन राइपनर में प्रयोग किया जाता है? साइकोसेल, एथाइलिन, एथेफोन या Na? किसका प्रयोग जो है शुगर केन राइपनर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो भैया किसका प्रयोग किया जाता है? आपका एथेफोन का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है बच्चों? एथेफोन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, मूंगफली में पॉपिंग, फली में दाना ना बनना किस तत्व की कमी के कारण होता है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, सल्फर या जिंक? एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, हम तुम्हारे नाना नहीं और मूंगफली में दाना नहीं। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं, है ना। तो जब मूंगफली में दाना नहीं होगा तो आप क्या बन जाओगे? बेवकूफ, या पप्पू बना दिया जाएगा। और पप्पू बन गए तो पप्पू से क्या याद रख लो? पॉपिंग याद रख लो, है ना। ठीक है, पॉपिंग किसकी कमी से होती है? कैल्शियम की कमी से होती है। पॉपिंग जब आपका जो है मूंगफली में दाना नहीं बनता है, वो किसके कारण होता है? कैल्शियम। कभी कभी आपकी मिट्टी भरी दिख जाती है मूंगफली में, कभी कभी खाली पोड निकल आता है, खाली जो है निकल आता है। तो किसके कारण होता है बच्चों? आपका जो है मूंगफली के जो है कैल्शियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण जो है मूंगफली में दाना नहीं बनता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मानव में ड्रॉपसी रोग किस खरपतवार के कारण होता है? गेहूंसा, बथुआ, सत्यानाशी, हिरणखुरी? ड्रॉपसी रोग में जो है आपका क्या हो जाता है? आंखों में थोड़ा सा अंधापन आ जाता है, या फिर कहें दिखाई नहीं देता, या फिर कहें आपका जो है ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा आपको धुंधला दिखता है। ठीक है, तो जो आपका सत्यानाशी है, ठीक, सत्यानाशी, देखो ड्रॉपसी, सत्यानाशी सभी ने आंसर किया है। जो आपका मानव में जो ड्रॉपसी रोग होता है किस खरपतवार के कारण होता है? सत्यानाशी। जो सत्यानाशी है यह सरसों का एक आपत्तिजनक या ऑब्जेक्शनल वीड होता है। क्या होता है? आपत्तिजनक या ऑब्जेक्शनल वीड। ऑब्जेक्शनल वीड क्या कहलाते हैं आपके? नकलची नहीं है, ये नकलची कौन लिख रहा है? नकलची नहीं है, ऑब्जेक्शनल है, आपत्तिजनक है। आपत्तिजनक क्या होते हैं कि जब आपका बीज और फसल का बीज एक समान हो, एक ही आकार को, और आप उसमें पहचान ना कर पाए कि और कौन सा खरपतवार का है और कौन सा आपका जो है आपकी फसल का है, तो वो आपत्तिजनक बीज होता है, या फिर कहें ऑब्जेक्शनल बीज होता है। और अगर की सरसों में आप अधिक कंज्यूम कर लेते हो किसका? सत्यानाशी के बीजों का, तो आपको ड्रॉपसी नामक बीमारी का खतरा रहता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, तिल एक है स्वपरागित, परपरागित, बहुधा परपरागित, उपरोक्त सभी? तिल एक किस प्रकार की फसल है? तो जो आपकी तिल होती है, सिसमम होती है, वो कैसी होती है? परपरागित होती है। कैसी है बच्चों? परपरागित फसल होती है। सिसमम कैसी होती है? आपकी जो है आपकी परपरागित फसल होती है।
हाँ, नकलची गेहूं का मामा। गेहूं का भी मामा होता है। हाँ होता है, गेहूं सा। गेहूं सा का जो, देखो, गेहूं नकलची खरपतवार क्यों होता है? शुरुआती दौर में आप डिस्टिक या फिर क्या उसको अलग नहीं कर पाओगे कि ये गेहूं का पौधा है या आपका गेहूं का मामा है, गेहूं सा है। ठीक है, शुरुआती दौर में आपको जो है गुल्ली डंडा के नाम से भी जानते हैं इसे। ठीक है, आपका जो है, ठीक, तो इसको जो शुरुआती दौर होती है ना, इसको अलग नहीं कर पाते किसे, आपका जो है आपका गेहूं का मामा या गेहूं सा को। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है आपका, तारामीरा की बारानी क्षेत्र के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है? प्रकाश, आरटीएम 314, T27 नरेंद्र तारा। आरटीएम 314 आंसर आ रहा है। T27 कौन सा? T27 जो है आपकी बारानी क्षेत्र के लिए क्या है? उपयुक्त है। ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सरसों के तेल का पीला रंग किस कारण होता है? आइसोथायोसाइनाइड, कैरोटीनॉइड, सिनग्रीन या ग्लूकोसाइलेट्स। सरसों का जो पीला रंग होता है, सरसों का जो पीला रंग होता है किस कंपाउंड के कारण होता है? तो भैया वो होता है ग्लूकोसाइलेट्स के कारण। किसके कारण होता है? ग्लूकोसाइलेट्स के कारण। अगला क्वेश्चन है, सूरजमुखी में सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है तोता, शीर्ष छेदक कीट, एफिड या बीटल। सर्वाधिक नुकसान कौन पहुंचाता है सूरजमुखी में? देखो, सूरजमुखी अगर ये आपका लगा है और आपको तोते अगर की आ जाए ना, तो बीज छोड़ेंगे नहीं। जब हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे थे कॉलेज में, है ना, कॉलेज में हमारा जो है प्रैक्टिकल में फील्ड में सूरजमुखी लगवाया गया था। सूरजमुखी हम लोगों ने उगाया था, अच्छी उपज भी ली थी, लेकिन जो आपके पैरेट है या तोता है उसने सारी फसल खराब कर दी थी, पूरे दाने खा गए थे, है ना। तो तोता जो है सूरजमुखी को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। कौन? तोता, पैरेट। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सरसों में तेल की मात्रा होती है 33 से 35%, 45%, 50 या 25%। सरसों में तेल की मात्रा कितनी होती है? सरसों में तेल की मात्रा कितनी होती है? बताइए आंसर। तो भैया सरसों में कितनी तेल की मात्रा होती है? 33 से 35%। कितनी मात्रा होती है तेल की? 33 से 35% ऑयल होता है सरसों के अंदर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 53। मूंगफली की फैलने वाली किस्मों की बीज दर है 80 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मूंगफली की जो फैलने वाली है या फिर कहें ट्रेलिंग टाइप है, साइंटिफिक नेम क्या होता है? अरेचिस हाइपोजिया जो है प्रोक्योम्बेंस। अरेचिस हाइपोजिया प्रोक्योम्बेंस। तो भैया बताइए, अरेचिस हाइपोजिया प्रोक्योम्बेंस या फैलने वाली जो प्रजाति होती है उसकी बीज दर कितनी होती है? तो भैया बीज दर की बात करें फैलने वाले की, तो वो होती है 80 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। 80 से 100 किलोग्राम फैलने वाले की होती है, और गुच्छे वाली या फिर कह रहे अरेचिस हाइपोजिया फेस्टिजियाटा जो होता है उसकी जो बीज दर होती है 100 से 120 किलोग्राम के बीच होती है। ठीक, 100 से 120 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, ए बी लिख रहे हो इंद्रेश जी, आपका जो पता नहीं है कि आपका जो मूंगफली है उसका बीज दर कितना होता है? ए आंसर है, बी नहीं है। ठीक है, 60 किलोग्राम में बीज दर नहीं रखी जाती है, आपकी जो है 80 से 100 केजी। अच्छे से वेरीफाई करके आंसर कीजिए आप। 80 से 100 किलोग्राम जो है बीज दर होती है। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली का उत्पत्ति स्थान क्या है? भारत, चीन, ब्राजील, अमेरिका। मूंगफली का उल्टा चला दिया, उल्टा बता दिया। क्या उल्टा बता दिया भाई? गुच्छे वाली की 80 से 100 नहीं होता है। वेरीफाई करा दें आपको।
चलिए आपको वेरीफाई करा दे रहे हैं। ब्राजील, देखो बिल्कुल सही आंसर है ब्राजील। ठीक है, इंद्रेश जी को कंफ्यूजन है तो उनकी कंफ्यूजन क्लियर की जाए। देखिए सामान्य सीड रेट तो होता है 100 से 120। देख लीजिए सर, कंफ्यूज हो जाए नहीं होंगे भैया। इसमें सामान्य बीज दर दी हुई है, देख लीजिए 100 से 120। ये आपकी मुनिराज सिंह राठौर की किताब है। 100 से 120 दी हुई है आपके सामान्य। है ना, तो जो सामान्य बीज दर होती है वो तो आपकी 100 से 120 केजी है। लेकिन नॉर्मल बात करें आपकी जो है फैलने वाले की, तो फैलने वाले की 80 से 100 होती है और 100 से 120 जो है आपकी जो है गुच्छे वाली की होती है। आप लोग जो है क्लास उनको कंफ्यूज मत किया करो। आप हमें भी कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 है, मूंगफली का टिक्का रोग किसके कारण होता है? सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला और ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर, ए बी सी या फिर डी। ए बी सी या फिर डी, जल्दी से आंसर कीजिए। आपका जो मूंगफली का टिक्का रोग है किसके कारण होता है? मूंगफली में टिक्का रोग किसके कारण होता है? जल्दी से आंसर कीजिए, ए बी सी या फिर डी। बताइए, मूंगफली का टिक्का रोग किसके कारण होता है? दोनों बिल्कुल सही। सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा के कारण भी होता है, सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला के कारण भी होता है। अभी हम लैपटॉप में भी आपको प्रूफ दिखा देंगे। चलिए हम आपको प्रूफ दिखा रहे हैं, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आईसीआर के अकॉर्डिंग जो है। ठीक है, देखिए अब हम लैपटॉप भी आपके लिए उठा के दे रहे हैं। देख लीजिए भैया, जिसको कंफ्यूजन है, कैमरे के आगे आपका जो है लैपटॉप हमने कर दिया है। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है, देख लो, गुच्छा वाली प्रजाति की 100 से 120 किलोग्राम है, फैलने वाली की 80 से 100 है, वर्षा आधारित की आपकी जो है 140 किलोग्राम पर हेक्टेयर है और सिंचित के लिए 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। मुझे प्रूफ देना जरूरी है ना। मुझे प्रूफ देना जरूरी होता है, वरना आप कहोगे सर आप ही कंफ्यूज हो तो कैसे, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 है, मूंगफली में कड़वाहट किसके कारण होती है? मूंगफली में कड़वाहट किसके कारण होती है?
आपका जो है हमने पहले ही बताया है कि जो अफ्लाटॉक्सिन होता है किसके कारण होती है, आपकी अफ्लाटॉक्सिन के कारण। मूंगफली में जो कड़वाहट होती है वो किससे होती है, अफ्लाटॉक्सिन से होती है। अफ्लाटॉक्सिन टॉक्सिन के कारण जो है, अफ्लाटॉक्सिन के कारण जो है मूंगफली में क्या होती है, कड़वाहट होती है। सॉरी सर, दिल पर मत लीजिए, हम चेक करके आपको बता देंगे, कोई नहीं। देखो हम दिल, आपके नेमरा सुंडा में गलत दिया हुआ है। ये जो हमारे नोट्स हैं वो आपके आईसीआर या फिर कहें जो आपके आईसीआर की ई कोर्सेस हैं और आईसीआर से वेरीफाई किया हुआ है, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, नेमरा सुंडा में कुछ चीज़ें गलत हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपकी जो अपेक्स बॉडी है आईसीआर, उसकी सुनोगे या बुक की सुनोगे? ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईसीआर से पूछे जाते हैं, है ना। अफ्लाटॉक्सिन, अफ्लाटॉक्सिन। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मूंगफली की सबसे अधिक उपज होती है, फैलने वाली, गुच्छे वाली, ए और सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सर्वाधिक उपज देने वाली किस्म कौन सी है, तो भैया फैलने वाली, प्रोक्यूम्बेंस या फिर कहें अरेचिस हाइपोजिया प्रोक्यूम्बेंस जो है सर्वाधिक उपज देती है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गुच्छेदार मूंगफली की किस्म है, ज्योति, इंदिरा, टाइप 28, कौशल। कौन सी किस्म जो है गुच्छेदार मूंगफली की किस्म है, कौन सी किस्म जो है गुच्छेदार मूंगफली की किस्म है, तो भैया वो है आपकी ज्योति। निम्न में से कौन सी जो है गुच्छेदार मूंगफली की किस्म है, आपकी ज्योति, ठीक। अगला क्वेश्चन, मूंगफली पौधा है, C3, लघु दिवसीय, स्वपरागित या उपरोक्त सभी, ए बी सी या फिर डी, सही आंसर बताइए। मूंगफली कैसा है, C3 है, देखो C3 तो है। लघु दिवसीय खरीफ है तो लघु दिवसीय तो होगा ही, हमने बताया था जितनी भी आपकी खरीफ वाली फसलें होती हैं लघु दिवसीय होती हैं, ठीक है। स्वपरागित है, ये भी सही है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरसों एक है, C3, दीर्घ दिवसीय, स्वपरागित, उपरोक्त सभी, तो भैया यहाँ पर भी आपका उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा, क्योंकि सरसों क्या है, C3 पौधा है, ठीक है, और साथ में साथ कैसा है, दीर्घ दिवसीय या फिर कहें आपका जो है लॉन्ग डे प्लांट है और यह स्वपरागित है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 दिया हुआ है, सूरजमुखी में पाई जाती है संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, संतृप्त व असंतृप्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, बताइए आंसर, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा। आपका जो सूरजमुखी होता है उसके अंदर कैसी वसा होती है, अनसैचुरेटेड, अभी हाल बताया था। असंतृप्त वसा पाई जाती है, सूरजमुखी में कैसी वसा पाई जाती है, असंतृप्त, अनसैचुरेटेड, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन है, C3, लघु दिवसीय, स्वपरागित, उपरोक्त सभी, तो भैया आपका जो है C3 है ही, सोयाबीन जो है खरीफ में आता है तो लघु दिवसीय है और स्वपरागित है, उपरोक्त सभी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन का किला कहा जाता है, सोयाबीन का किला कहा जाता है। सर मेरे पास नेमरा सुंडा की बुक है जिसमें पेज नंबर, हाँ मैंने देख लिया है, आपका जो नेमरा सुंडा का बुक है मैंने देख लिया है। आईसीआर की वेबसाइट पर जाइएगा तो आप सर्च करिएगा कि ई कोर्सेस ऑफ आईसीआर, ठीक, उसमें आपको जो मिलेगा वो आपका 80 से 100 मिलेगा आपका प्रोक्यूम्बेंस का और 100 से 120 मिलेगा आपका गुच्छे वाली का, ठीक है। नेमरा सुंडा में कुछ चीज़ें आपकी गलत दी गई हैं, ठीक है, नेमरा सुंडा में कुछ चीज़ें गलत हैं तो उनको सुधारें और ऑथेंटिक सोर्स के साथ जाएं, आईसीआर के साथ जाएं, क्योंकि देखो हमारे जो इंडिया में अपेक्स बॉडी है आपकी जो एग्रीकल्चर में वो आईसीआर है, जो आईसीआर कहता है वही आपको एग्जाम में पूछा जाता है, नेमरा सुंडा का नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। नेमरा सुंडा में थोड़ा पुराना डाटा होता है और आपका जो आईसीआर है वो आपका जो है सटीक डाटा प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो आप ई कोर्सेस सर्च करिएगा, आईसीआर ई कोर्सेस, ठीक, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, सोयाबीन का किला कहा जाता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, तो भैया जो आपका मध्य प्रदेश है सबसे ज्यादा
सबसे ज़्यादा जो आपका जो है सोयाबीन का उत्पादन जो होता है वो कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो सोयाबीन का किला किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वाधिक उत्पादन जो होता है सोयाबीन का आपका कहां पर होता है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, सोयाबीन का बेरी स्वाद या बेरी टेस्ट किसके कारण होता है? सल्फर, बोरॉन या जिंक या नाइट्रोजन, किसके कारण जो है बेरी स्वाद होता है सोयाबीन का? तो भैया वो होता है आपका सल्फर के कारण। किसके कारण होता है? सल्फर के कारण। अगला क्वेश्चन है, सूरजमुखी में हेलियोट्रोपिज्म किसके कारण होता है? ऑक्सीजन, एथाइलिन, जिब्रेलिन या इनमें से कोई नहीं? तो भैया ऑक्सीजन के कारण होता है। हेलियोट्रोपिज्म क्या कहलाता है? सूर्य की ओर मुड़ना। ठीक, सर कौन सी बुक से पढ़ें? देखो, आपको वैसे कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, एक बुक में सारा कुछ मिलेगा भी नहीं, है ना। एक बुक में जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ मिलेगा भी नहीं, तो इससे अच्छा है आप एक बार हमारे नोट्स का डेमो अगर हम आप लोग चाहो तो हम एक वीडियो अलग से दे देंगे कि एग्रोनॉमी का अलग से, सॉइल साइंस का अलग से पूरा नोट्स का रिव्यू करवा देंगे आपको। ठीक है, हर एक चीज़ आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग व्यवस्थित की है। और यदि आप बाय करना चाहो, आपकी जो रक्षाबंधन की बात है, प्रिंटेड नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है, तो जिसका नॉर्मली आपका 1200 रुपये, आपके 1200 रुपये के नोट्स हैं और 300 रुपये डिलीवरी चार्ज है, तो टोटल आपके 15, टोटल मिलाकर 1500 रुपये का आपका खर्चा रहेगा। ठीक है, विथ डिलीवरी। ठीक है, तो 1500 रुपये में आपके जो है कंप्लीट नोट्स आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक, कंप्लीट एग्रीकल्चर के नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे प्रिंटेड में। और जो ई बुक्स में चाहते हैं, हम एक दिन बना देंगे वीडियो अपनी बुक की। ठीक है, आपको जो ई बुक चाहिए हो तो आपका क्या करना है, विजन एग्री एकेडमी की वेबसाइट पर जाना है या ऐप में देखना है, तो ई बुक सेक्शन में मिल जाएंगे, वो आप डाउनलोड करके कहीं से प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, करीबन आपके 1000 से 1500 पेज होंगे। ठीक है, क्योंकि हमने इस हिसाब से आपके नोट्स बनाए हैं ना कि अगर पीसीएस लेवल का भी पेपर दे दिया ना पैट में, सॉरी जैसे आपका जो यूपी SSSC ने पैट में दिया था कि अच्छा लेवल दे दिया, ऐसा भी लेवल दे दिया ना तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट, देखो प्रैक्टिस सेट नहीं रहेगा उसमें, प्रैक्टिस सेट आपका बाद में जो है आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे, उसमें प्रैक्टिस सेट के नहीं देंगे लेकिन क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ पर आपके जो है एग्रीकल्चर समाप्त हो जाता है, आगे है कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्वेश्चन के आंसर करिएगा। ठीक, क्वेश्चन है, एक ग्राफिक टैबलेट एक है फॉर्मेटर, नेटवर्क एडाप्टर, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। तो भैया एक ग्राफिक्स टैबलेट क्या होता है? आपका एक तरह का इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है बच्चों? इनपुट डिवाइस, क्योंकि हम इनपुट देते हैं। टच टैबलेट होता है जिससे हम जो है आपके जो लैपटॉप होते हैं उन पर ग्राफिक्स बनाते हैं। नीचे आप लोग जाइएगा वेबसाइट वाला आपका जो ऐप का लिंक मिल जाएगा, और जैसे ही आपके जो प्रिंटेड नोट्स के ऑर्डर हैं हम बताएंगे कि आपको जो है कब से आपको ऑर्डर लगाना है और कैसे लगाना है। ठीक है, चलिए आपका जो है वैसे रक्षाबंधन की छुट्टी है तो सारी बुक्स का रिव्यू हम डाल देंगे। ठीक है, सभी किताबों का जो है या फिर कहें सभी नोट्स का आपका रिव्यू दिखा देंगे। सर कौन सी बुक है, रैपर दिखाओ उसका। रैपर अभी नहीं दिखाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रिंटर लेजर बीम और इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक तकनीक के संयोजन का उपयोग करता है? डॉक मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। आपको इंद्रेश जी कंफ्यूजन है तो आप हमें जो है डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, लाइव क्लास जो पीडीएफ है वो फ्री कर दीजिए। देखिए सेट पेपर हम फ्री नहीं कर सकते, आपको मात्र देखो 200-250 रुपये रखा हुआ है प्राइस उसका। एक बात कहें आपसे, थोड़ा सा मेहनत लगती है। ठीक है, पीडीएफ हम आपको फ्री में दे देंगे ना तो आप यहाँ वहाँ फैला दोगे। ठीक, और जो चीज़ आपको फ्री में मिल जाएगी ना तो उसकी कदर नहीं रहती। जो चीज़, एक चीज़ है, यदि कोई चीज़ आपको फ्री में मिल जाए ना तो उसकी कदर नहीं रहती।
आपका ज़्यादा चार्ज नहीं है, 200-250 है, इतना तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका एक ग्राफिक्स टैबलेट है, क्या है आपका इनपुट डिवाइस है। यहाँ पर कौन सा प्रिंटर लेजर बीम और इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक तकनीक के संयोजन का उपयोग करता है, तो भैया वो है आपका डेजी व्हील प्रिंटर। कौन सा है आपका, सॉरी लेजर प्रिंटर। कौन सा है, लेजर प्रिंटर, ऑप्शन बी। कौन सा प्रिंटर लेजर बीम और इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक तकनीक का संयोजन है, तो आपका लेजर प्रिंटर जो होता है। ठीक है, नंबर दीजिए, नंबर चाहिए आपको, देख लो ये है मेरा नंबर, नोट कर लो, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर आप मैसेज डालिए कोई भी डाउट हो। ठीक है, 7880497104। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। देखिए लिखा हुआ है, अपना IMEI नंबर मोबाइल फोन पर डिस्प्ले करने के लिए आपको कौन सा नंबर डायल करना होगा। हैज आपका *06 हैज, स्टार हैज 06 हैज, हैज 06 हैज और *06 हैज। हाँ, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, सब चैनल फ्री दे रहे हैं यूट्यूब PDF सर। देखो हमारा जो PDF है सभी चैनल जैसा नहीं है, सभी चैनल आपको PPT फ्री दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, PPT, पावर पॉइंट की जो PPT होती है ना, जो ना तो जो प्रिंट होती है ना ही आपका जो है किसी काम का रहता है, वो उसको केवल आप मोबाइल में पढ़ सकते हो। ठीक है, उसको आप केवल मोबाइल में क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। लेकिन हमारी जो PDF है इसको आप प्रिंट भी करवा सकते हैं, ऑफलाइन लगा भी सकते हैं इसको सेट पेपर को। ठीक है, ठीक, हम भी आपको PPT फ्री देंगे, लेकिन वो आपकी जो है 10-20 क्वेश्चन वाली, 25-30 क्वेश्चन वाली। ठीक है, तो बताइए आंसर क्या होगा 68 का, आंसर कीजिए आप लोग, अभी डिस्कस नहीं कीजिए, लास्ट में डिस्कस करेंगे ये। ठीक है, तो स्टार हैज 06 हैज जो है नंबर डायल करने पर हमें जो है IMEI नंबर मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल फोन में किस प्रकार के द्वैध संचार का उपयोग किया जाता है, पूर्ण, अर्ध, शून्य या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो मोबाइल फोन होता है पूर्ण जो आपका द्वैध संचार है इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें, मोबाइल में पूर्ण द्वैध संचार का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर द्वारा उत्पादित परिणामों को मशीन पठनीय रूप स्वीकार करता है, माउस, ग्राफिक्स टैबलेट, प्रिंटर, माइक्रोफोन। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर द्वारा उत्पादित परिणामों को मशीन पठनीय रूप स्वीकार करता है, माउस, ग्राफिक्स टैबलेट, प्रिंटर, माइक्रोफोन। बताइए आंसर। तो भैया परिणामों को मशीन पठनीय मतलब प्रिंट करता है या रीडेबल करता है, तो वो भैया प्रिंटर है ना, या फिर कहे पढ़ने लायक करता है, वो कौन सा है आपका जो है प्रिंटर है। सत्यम सर रोज बोलते हो आप क्लास के लास्ट में। चलिए आप लोग आज बात कर लेंगे जितना भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोल्फ बॉल प्रिंटर का दूसरा नाम है डेस्क जेट प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर या लाइन प्रिंटर। तो डेजी व्हील प्रिंटर कहा जाता है। गोल्फ बॉल प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है, डेजी व्हील प्रिंटर। पढ़ने का सही तरीका जिस तरह आप पढ़ाते हो, समझे नहीं हम। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन से क्रमशः लाइन प्रिंटर तथा पेज प्रिंटर हैं? ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, चेन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर तथा पेज प्रिंटर कौन से हैं? तो भैया यहाँ पर ड्रम प्रिंटर व लेजर प्रिंटर कैसे? लाइन तथा पेज प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और आपका जो लेजर प्रिंटर है कैसे हैं? आपके जो है लाइन प्रिंटर तथा पेज प्रिंटर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 है, एक मोबाइल फोन में एक सिम का मतलब है सब्सक्राइबर इंटरनेट मॉड्यूल, सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइब इंटरनेट मॉडल या सब्सक्राइब आइडेंटिटी मेमोरी। बताइए आंसर। SIM सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल। अरे हमने बताया तो था, आप आज कॉल कर लेना, मैं बता दूंगा किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है जिसे पहले फोन गैप के नाम से जाना जाता था। अपाचे कार्डोवा, एक्लिप्स, अपाचे स्टेटस या WX विजेट्स। तो भैया अपाचे कॉर्डोवा जो है, अपाचे कॉर्डोवा जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है जिसे पहले फोन गैप के नाम से जाना जाता था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन पढ़ लो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और कथन दिए हुए हैं नीचे। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए दिया हुआ है, फाइबर ऑप्टिक केबल उच्च गुणवत्ता संचार प्रदान करने के लिए लकड़ी के फाइबर हैं। वायरलेस संचार कभी भी कंप्यूटर और टेलीफोन दोनों के लिए कहीं भी कनेक्शन प्रदान करता है। मोबाइल फोन ध्वनि के संचार और डिजिटल संदेश सेवा प्रदान करने में सक्षम है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए, केवल ए और बी, सी दोनों, केवल बी और सी, केवल ए और बी, केवल सी। कौन सा जो है सही कथन है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? जल्दी से बताइए आंसर। यहां पर जो सही कथन है बच्चों वो है आपका वायरलेस संचार कभी भी कंप्यूटर और टेलीफोन दोनों के लिए कहीं भी कनेक्शन प्रदान करता है, ये सत्य बात है। मोबाइल फोन ध्वनि के संचार और डिजिटल संदेश सेवा प्रदान करने में सक्षम है। तो केवल बी और सी यहां पर सही आंसर हो जाता है, केवल बी और सी सही आंसर हो जाता है, ठीक। सत्यम सिंह जी परेशान मत होइए, ठीक है, हम आपको बता देंगे, ठीक। कॉल कर लीजिएगा आज आप क्लास खत्म होने के बाद। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्न में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है? निम्न में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है? निम्न में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है? चेन प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर जो है आपका इंपैक्ट प्रिंटर है? तो भैया चेन प्रिंटर। चेन प्रिंटर कैसा है? इंपैक्ट प्रिंटर है, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोबाइल संचार में एक अवधारणा है? ट्रिप्लेक्सिंग, डुप्लेक्सिंग, सिप्लेक्सिंग या फिर कहें आपका क्वाड्राप्लेक्सिंग। मोबाइल संचार में एक अवधारणा कौन सी है? तो भैया वो है आपकी कौन सी? बताइए आंसर जल्दी से। डुप्लेक्सिंग। कौन सी है बच्चों? डुप्लेक्सिंग है। कौन सी है? डुप्लेक्सिंग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण छवियों डिजिटल रूप से कैप्चर करता है? स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर या बक्ता? तो स्कैनर। स्कैनर जो है छवियों या फोटो को डिजिटल रूप से क्या करता है? कैप्चर करता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी सुविधा प्रिंटर को पृष्ठ के दोनों ओर स्वचालित रूप से प्रिंट करने की अनुमति देती है? डुप्लेक्सिंग, मोनोक्रोम प्रिंटर, कलेक्ट या रेजोल्यूशन सेटिंग। तो डुप्लेक्सिंग जो है पृष्ठ को या पेज पर दोनों ओर प्रिंट करने की अनुमति देती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 80 दिया हुआ है, अधिकांश टैबलेट के लिए मुख्य इनपुट विधि क्या है? कीबोर्ड, स्टाइलस, माउस या टच स्क्रीन। अधिकांश टैबलेट के लिए मुख्य इनपुट विधि क्या है? तो नॉर्मली देखो टच स्क्रीन। टैबलेट कैसी होती है? टच स्क्रीन होती है ना, तो टच स्क्रीन सही आंसर हो जाता है। यहां पर आपका जो है एक कहें कि आपके जो कंप्यूटर क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। हाँ, सेल्फ स्टडी से देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी कोचिंग आपको
ये कहें कि दिमाग में नहीं बैठा सकती जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे। आपको चीजें समझा सकते हैं लेकिन याद आपको करना पड़ेगा, पढ़ना आपको पड़ेगा। मान के चलो कि आप कोचिंग में केवल पढ़ते हो, समझ लेते हो, लेकिन घर पे नहीं पढ़ते हो तो वो भूल जाओगे। सेल्फ स्टडी तो सबसे बेटर है। मैं ये बता रहा हूं कि यदि आप जो है कोचिंग के साथ स्टडी करते हो तो आपकी स्टडी ये कहें कि आपके जो दिमाग में जाता है या फिर कहें आपके जो याद रहता है वो रहता है 70%। और यदि आप सेल्फ स्टडी खुद से समझ समझ के करते हो तो 90% आपका जो है याद होता है। ठीक है, सेल्फ स्टडी सबसे बेटर होती है। हाँ, कोई डाउट है तो उसे पूछो। अगला क्वेश्चन है, राज्य में संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई? 1950 में, 1957, 1960 या 1966 में? राज्य में संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1957 में। कब की गई बच्चों? 1957 में राज्य में संस्कृति विभाग की स्थापना की गई थी, 1957। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ का सिंह स्तंभ किस काल की कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है? मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त या कुषाण? एक मिनट रुकिएगा। बिल्कुल सही, मौर्यकालीन। जो सारनाथ का सिंह स्तंभ है वो कहाँ, किस काल का है? मौर्यकालीन है। मौर्य कला का सर्वोत्कृष्ट जो है नमूना है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 83 है, मंदिर निर्माण की कला का विकास किस काल में हुआ? मौर्य काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर में या कुषाण काल में? आपका जो मंदिरों का निर्माण है या मंदिर निर्माण की जो कला है वो किस काल में विकसित हुई थी? बताइए आंसर। तो भैया वो विकसित हुई थी आपकी गुप्त काल में। मंदिर निर्माण की कला का विकास किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? किस वेद को जो है आपका एक है भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? तो भैया सामवेद को। किसे? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? सामवेद को माना जाता है। भारतीय संगीत के जनक किसे माना जाता है? सामवेद को। अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? कबीरदास, कपिल मुनि, पतंजलि या भरत मुनि ने? नाटक शास्त्र, हाँ ऑनलाइन पढ़ाई करके आप कर सकते हो। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? कबीरदास, कपिल मुनि ने, पतंजलि, भरत मुनि? किसने की? तो भैया जो नाट्य शास्त्र है इसकी रचना किसने की थी? भरत मुनि ने की थी। किसने की थी बच्चों? भरत मुनि ने। आप लोग जिसको नोट्स का डेमो देखना है ना, अभी जैसे ही क्लास आपकी खत्म हो जाएगी, 100 क्वेश्चन खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम आपको जो है डेमो दिखा देंगे। एक एक सब्जेक्ट का आपको जो है नोट्स दिखा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 86वां प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी? जो अमीर खुसरो है किसके जो विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो भैया वो थी आपकी खड़ी बोली के विकास में। किसके विकास में बच्चों? खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो ने जो है प्रमुख भूमिका निभाई। किसके विकास में? आपके खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन है, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? वाराणसी, फर्रुखाबाद, बरेली या कन्नौज? तो आपका जो राजकीय पुरातत्व संग्रहालय है वो कहाँ पर है? आपका फर्रुखाबाद के अंदर है। ऑप्शन बी फर्रुखाबाद। ठीक, आपका जो राजकीय पुरातत्व संग्रहालय है कहाँ पर है? आपका फर्रुखाबाद। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? वाराणसी, आगरा, प्रयागराज या लखनऊ? तो प्रयागराज में मनाया जाता है। त्रिवेणी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? प्रयागराज में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, रसिया लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? पूर्वांचल में, ब्रज में, बुंदेलखंड में या रोहिलखंड में? जो आपका रसिया लोकगीत है कहाँ पर गाया जाता है?
तो आपका जो है कहां पर गाया जाता है, ब्रज भाषा, सॉरी ब्रज क्षेत्र में जो है आपका रसिया लोकगीत गाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 है, 90वां प्रश्न है, टप्पा गायकी शैली को प्रचलित किया तानसेन ने, अमीर खुसरो, फयाज खां या मियां सौरी ने। टप्पा गायकी जो थी उसका जो एक है शैली को किसने प्रचलित किया, तो मियां सौरी ने। किसने प्रचलित किया, मियां सौरी ने टप्पा गायकी को प्रचलित किया। अगला क्वेश्चन, ख्याल गायकी को किस घराने ने बुलंदियों पर पहुंचा दिया था, रामपुर घराना, आगरा घराना, बनारस या किराना घराना। किसने जो है आपका जो ख्याल गायकी है किस घराने ने बुलंदियों पर पहुंचाया था, तो भैया किसने पहुंचाया था, रामपुर घराने ने। ख्याल गायकी को किस घराने ने बुलंदियों पर पहुंचाया था, रामपुर घराने ने। ठीक, अगला क्वेश्चन है, धुरिया लोक नृत्य है अवध का, पूर्वांचल का, बुंदेलखंड का, रोहिलखंड का। धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है, तो भैया बुंदेलखंड का है। धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है बच्चों, बुंदेलखंड, जहां से हम बिलोंग करते हैं, बुंदेलखंड से आपका धुरिया लोक नृत्य जो है प्रचलित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 93, 93वां प्रश्न है, ख्याल गायन शैली का प्रतिपादक कौन है। ख्याल गायन शैली का प्रतिपादक कौन है, बिरजू महाराज, बल्लवाचार्य, सूरदास, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को ख्याल गायकी का प्रतिपादक माना जाता है। ऑप्शन डी अमीर खुसरो यहां पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है सारनाथ, देवी पाटन, कौशाम्बी, कुशीनगर। यहाँ पर जो बौद्ध और जैन हैं दोनों का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो कहाँ पर है, तो भैया कौशाम्बी में। दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ पर है, कौशाम्बी। ऑप्शन सी कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, भरतनाट्यम, कथक, चरकुला या कथकली। कौन सा जो है नृत्य, शास्त्रीय नृत्य जो है उत्तर प्रदेश का है, तो भैया वो है आपका कथक। कौन सा है, कथक है। अगला क्वेश्चन है, कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र राजकीय संग्रहालय कहाँ है, लखनऊ में, आगरा में, इलाहाबाद में या मथुरा में। तो भैया मथुरा में है। कुषाण एवं गुप्त युगीन जो आपका एकमात्र राजकीय संग्रहालय है वो कहाँ पर है बच्चों, मथुरा के अंदर। नमस्ते शिवम कुमार जी, आप बार बार नमस्ते कर रहे हैं, हमने नहीं बोला तो नमस्ते। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है, बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय कहाँ है, ललितपुर, बांदा, महोबा, झांसी। बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय कहाँ पर है, तो भैया ये आपका बांदा के अंदर है। कहाँ पर है बच्चों, बांदा के अंदर बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय स्थित है। अगला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस घराने से है, बनारस, लखनऊ, किराना या आगरा। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस घराने से है, तो भैया बिस्मिल्लाह खां का संबंध बनारस घराने से है। किस घराने से बच्चों, बनारस घराने से। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकगीत है चैता, बिरहा, रसिया, कजरी। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है, तो बताइए चैता है, बिरहा है, रसिया है या कजरी है। तो बिरहा जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकगीत है। लोकगीत सबसे प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है आपका, बिरहा। मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था वाराणसी, आगरा, लखनऊ, गाजीपुर। मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था, मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र क्या था बच्चों, आपका आगरा। यहाँ पर आज के सेट पेपर के 100 प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अब आप लोग बताइए आपके क्या डाउट हैं, और आज हम जो क्लास लास्ट हो चुकी है, एंड हो चुकी है, आज हम आपको जो है डेमो दिखाई दे रहे हैं, सारे नोट्स यहीं पर दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो जिसको नोट्स देखना है वो रुक जाए, और जिसको नोट्स नहीं देखना है वो जा सकते हैं। ठीक है, तो नोट्स के लिए तैयार हो जाए। ठीक है,
देखिए ये हमारे जनरल के नोट्स हैं, ठीक, ओपन हो रहे हैं। फसल उत्पादन, सामान्य कृषि, ठीक। सामान्य कृषि में हमने क्या कवर किया है आपका, नॉर्मली कृषि का इंट्रोडक्शन या परिचय, ठीक है, कृषि का परिचय हो गया आपका। नॉर्मली इसके जो है एक कहें महत्व हो गए आपके कृषि के, ठीक। जैसे आपका कुछ आपकी फेमस चीजें उनको पूरा अंडरलाइन किया गया है, ठीक है। भारत में कृषि जनगणना, ठीक। उसके बाद है आपका जो है कृषि की प्रमुख शाखाएं हैं, थोड़ा जूम ज्यादा हो गया है, ठीक। कृषि की शाखाएं दी गई हैं आपकी जो है जनरल एग्रीकल्चर, सामान्य कृषि में, ठीक। उसके बाद आपका जो है क्रोनोलॉजी या फिर कहें आपका खेती का विकास या फिर कहें भारत में कृषि का इतिहास, ठीक। तो ये आपका कृषि का विकास है 10,000 ईसा पूर्व से अब तक का, ठीक है। एक फिर उसके बाद है आपका कृषि में महत्वपूर्ण घटनाएं, जो ईयर है जनरल एग्रीकल्चर में आपका कवर किया गया है ये, ठीक है। उसके बाद आपका आईसीआर कवर किया है। आईसीआर के बाद फिर जो इंपॉर्टेंट आपके संस्थान है, ठीक, महत्वपूर्ण जो संस्थान है वो कवर किए गए हैं जनरल एग्रीकल्चर में जो होना चाहिए, ठीक है, छोटी छोटी चीजें, ठीक। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में यहां पर कवर किया गया है आपका, ठीक। और आपके अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं जो हो गई वो हो गई आपकी सारी 60, और जितने भी रिसर्च सेंटर हैं वो कवर किए हैं आपके जनरल एग्रीकल्चर में, ठीक, सामान्य कृषि में। नेटवर्क प्रोजेक्ट्स हो गए आपके, ये सामान्य शुरू से बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक। ये महत्वपूर्ण संस्थान वो कहां पर उनका हेडक्वार्टर है, कब स्थापना हुई, ठीक, ये सब चीजें। संस्थान के बाद आपका जो कवर किया गया है वो है आपके आईसीआर संस्थानों के संशोधित नाम या फिर कहें नए नाम, ठीक है। उसके बाद आपके जो नेशनल ब्यूरो है, इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है, इंस्टीट्यूट है, ठीक है। ये देखो खेती इंतजार, मतलब कि हर चीज इंतजार कर सकती है लेकिन खेती नहीं, थोड़ा सा वो बिगड़ गया है लेकिन कोई नहीं। अंतरराष्ट्रीय वर्ष पूरे कवर किए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद भूमि के आकार पर किसानों का वर्गीकरण किया हुआ है कवर, फसलों के प्रसिद्ध नाम जो जनरल में आ जाते हैं, ठीक है। और आप शहर प्रसिद्ध नाम कवर किए हुए हैं। किसी उपयुक्त उपकरण, जो भी आपके उपकरण या जो भी यंत्र प्रयोग होते हैं उनको पूरा कवर किया गया है यहाँ पर, ठीक है, जनरल में। ये नॉर्मल छोटी छोटी बातें हैं, ठीक। आईसीएमआर की सिफारिशें जो है, ठीक। उसके बाद आपका जो है कृषि में क्रांतियां और उद्देश्य क्या था, पिता उनके क्या हैं, ठीक है, ये सारा चीज कवर किया गया है, ठीक। हरित क्रांति के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है यहाँ पर, ठीक। उसके बाद आपकी विभिन्न फसलों की प्रोटीन प्रतिशत मात्रा, आपकी ऑयल परसेंटेज, ये सब कवर किया गया है, ठीक। इसके बाद आ जाता है महत्वपूर्ण फसलों में उनमें पाई जाने वाली प्रोटीन्स कैसी हैं, ठीक। विभिन्न फसलों के बीजों का परीक्षण भार दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। जनरल का है एक ओनली। पौधों में विषैले पदार्थ, कौन से पदार्थ किसमें कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है, ये कवर किया गया है इसमें, ठीक है। फिर है आपका फसलों में महत्वपूर्ण यौगिक, कौन सा यौगिक किससे, या फिर कहें आपकी एक कहें कि लाल रंग होता है, पीला रंग होता है, वो किसके कारण होता है, ये सारा कुछ कवर किया गया है आपका, ठीक है। फिर बीज का प्रकार और उनका टैग रंग, ये नॉर्मली जनरल है, छोटी छोटी बातें, या फिर कहें जो आपके नॉर्मल से पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जनरल एग्रीकल्चर आप समझ सकते हैं, सामान्य कृषि, ठीक। ये आपका नॉर्मल सा सामान्य कृषि या फिर कहें इंपॉर्टेंट डे है फिर, ठीक है।
फिर उसके बाद आपका जो कवर किया गया है विभिन्न विषयों के जनक, ठीक, एक साथ पूरा टेबल के रूप में हमने सारे जनक एक साथ लाके रख दिए हैं यहां पर। फिर उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण फसलों के उत्पत्ति स्थान दिए गए हैं आपके। फिर फर्स्ट इन एग्रीकल्चर, भारत में कृषि में प्रथम क्या हुआ या फिर क्या है प्रथम रिसर्च क्या हुई, ये सब चीजें आपकी कवर की गई हैं। ठीक है, ये जनरल है। आगे हम आपके नोट्स सारे दिखा रहे हैं आज, चाहे कितने भी टाइम हो जाए, लाइव क्लास में ही बताएंगे। ठीक है, कृषि में विभिन्न अधिनियम नीतियां, ठीक, ये आपका जनरल में कवर किया गया है। ठीक है, ये आपका नॉर्मली से आपका जनरल में विभिन्न पशुओं के में से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, ठीक, ये नॉर्मली आपका जनरल का है। ठीक, अब आगे हम आपको कुछ और दिखा दें थोड़ा सा। ठीक है, आपको हम इंडेक्स दिखाई दे रहे हैं डायरेक्टली सस्य विज्ञान में हमने क्या कवर किया है। ठीक है, क्योंकि इतना बताएंगे तो पूरा मतलब कि हमें नोट्स बताने के लिए 12 बज जाएंगे। ठीक है, तो पूरा नहीं बता रहे हैं, इंडेक्स बताए दे रहे हैं। ठीक है, देखो जो आपकी सस्य विज्ञान है, सस्य विज्ञान में जो है आपका पूरा जो है टॉप एक है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूरा बनाया गया है। ठीक है, और प्लस आपके जो है 1000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे आपको सस्य विज्ञान में। ठीक, इंडेक्स में देख लो सामान्य कृषि जो आपको अभी हाल हमने बताया, फिर उसके बाद है फसलों का वर्गीकरण। ठीक, जो जैसा कि आपके सिलेबस में है फसल प्रणाली के प्रकार, देखो फसलों को हमने अलग से कवर किया है। ठीक, फसलों का फसल प्रणाली के प्रकार, खेती के प्रकार, एकीकृत कृषि प्रणाली, शुष्क भूमि खेती, जैविक खेती, फसल उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक, भू परिष्करण, बुआई की विधियां, सिंचाई व सिंचाई की विधियां, कृषि मौसम विज्ञान, कृषि जलवायु क्षेत्र। देखो आप कहोगे सर बुआई या फिर कहें आपके जो टिलेज है या जुताई है वो तो है नहीं, आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ना, उसमें लिखा है फसल उत्पादन से संबंधित कृषि क्रियाएं, शस्य क्रियाएं। ठीक है, तो शस्य क्रियाएं तो आपकी यही आ जाती हैं, आपकी जुताई होगी, बुआई होगी। ठीक है, कृषि जलवायु क्षेत्र कवर किए, फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण डाटा। ठीक, उसके बाद कवर किया है खाद्यान्न फसलों में सीरियल, राइस, व्हीट, बार्ले, मेज, सोरगम और पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट। दलहनी फसलों में आपका चना, अरहर, मसूर, मटर, उर्द। ठीक, ग्रीन ग्राम मूंग, तिलहन में आपका मूंगफली, रेपसीड, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, अलसी, और आपका रेशे वाली फसलों में कॉटन, कपास, जूट आ जाता है। नकदी फसलों में आपका शुगर केन, टोबैको, पोटैटो, चारे वाली में बरसीम, रिचका। लगभग आपके 252 से 253, कोई शॉर्ट नोट्स नहीं है, आपको बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा है कि वन लाइनर दे दें और आपको कह दें कि आपका जो है नोट्स कंप्लीट हो गए। यहां पर आपको केवल 250 पेजेस केवल आपके एग्रोनॉमी के हैं, सस्य विज्ञान के हैं। पूरा एक एक चीज आपकी कवर की गई है, और साथ में साथ आपके जो है अभी 250 में तो आपका केवल टॉपिक हुआ है ना, टॉपिक केवल आपका 250 पेजेस में हुआ है। 100 पेज में तो आपके एग्रोनॉमी के केवल क्वेश्चन है, लगभग 350 पेजेस आपको केवल एग्रोनॉमी के प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ये आपका जो है नोट्स में। ठीक, अब आपको दिखा दें थोड़ा सा दूसरे नोट्स दिखाई दे रहे हैं आपको। देखिए आ जाते हैं आपके जो है सॉइल साइंस पर, मृदा विज्ञान। थोड़ा सा क्या है पीडीएफ लोड होने, बड़ी पीडीएफ है ना तो लोड नहीं हो रही है अच्छे से। मृदा विज्ञान में हमने क्या कवर किया है आपका, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग मृदा का परिचय, गुण व अवयव। ठीक, मृदा बनने की प्रक्रिया सिलेबस में देख लेना, यही मिलेगा। मृदा परिच्छेदिका, चट्टाने। ठीक है, भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मृदाएं,
उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख मृदाएं, मृदा के भौतिक और रासायनिक गुण, मृदा अपरदन के प्रकार एवं रोकथाम के प्रभावी उपाय, ठीक। मृदा में पाए जाने वाले आवश्यक पोषक तत्व, महत्व तथा कमी होने वाले विकार, उर्वरकों का वर्गीकरण एवं पोषक तत्वों की मात्रा तथा उपयोग विधियां, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, ठीक। और जैव उर्वरक, जैविक खादों के प्रकार, महत्व एवं लाभ, मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान तथा इनकी प्रमुख भूमिका, मृदा सर्वेक्षण, मृदा नमूना लेने की विधि तथा मृदा संरक्षण तकनीक, सिंचाई के साधन विधियां तथा उनके लाभ, जल निकास की मूल अवधारणा एवं विधियां, जल संचयन क्षेत्र प्रबंधन, वाटर शेड मैनेजमेंट, आपका प्रदूषण के प्रकार एवं पर्यावरण संरक्षण। ये लगभग आपके जो है 143 पेजेस हैं केवल सॉइल साइंस के, और साथ में साथ आपका जो है इसमें आपके 30 पेजेस और आपके बढ़ जाएंगे, क्या है कि आपके क्वेश्चन के, ठीक। एक्यूरेसी कितने % होगी पीडीएफ की? पीडीएफ की एक्यूरेसी आपकी जो है आपकी 100% रहेगी, ठीक है। कोई भी आपका जो है गलत चीज नहीं छापी गई है इसमें, आपकी 100% सारी चीजें चेक करके की है, ठीक है। इसके आगे हम बता नहीं रहे हैं, आपको जो है बाद में एक एक सब्जेक्ट का सारा नोट्स आपका रिव्यू दे देंगे, ठीक है। इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फिर सेशन को खत्म करते हैं। लिख ही दीजिए डाउट, कुछ भी डाउट हो तो आपको। चलिए, कोई कुछ नहीं लिख रहा है तो फिर सेशन को समाप्त करते हैं, ठीक है। मिलते हैं आज के बाद, मतलब कि अगला सेशन जो होगा आपका 21 तारीख को होगा, 21 अगस्त को होगा, ठीक है। आपका जो है 3 दिन का, आपका जो है 17, 18, 19, 20, सॉरी 4 दिन का जो है आपको गैप दिया है, छुट्टी दी जा रही है, क्योंकि कल हम जो है आपका ये कहें कि क्लास नहीं ले पाएंगे क्योंकि मुझे कानपुर निकलना है। 18 को हमारा जो है पेपर है, उसके बाद रक्षाबंधन है, तो आप लोग बढ़िया से छुट्टी मनाइए। और जो पिछले सेट पेपर हो चुके हैं आपके 19 सेट पेपर हमने फुल लेंथ करा दिए हैं, तो उनको भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।